हेलो फ्रेंड्स, आपकी सीरीज़ की नई वीडियो आ चुकी है। आप प्लीज़ देखिएगा इसको। अच्छी क्वेश्चन है आज भी। पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है। जो मनुष्य की लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। 6.5, ठीक। पीएच की बात करते हैं। पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। कितना उसमें हाइड्रोक्साइड आयन और कितने हाइड्रोजन आयन है। मतलब एक स्केल होगी, ये स्केल होगी, यहाँ पर 7 अंक हैं, ठीक। इधर जो दर्शाएंगे ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन और इधर जो दर्शाएंगे H+ आयन। मतलब 7 से इधर क्या होगा? अम्लीय। इधर क्या होगा? अम्लीय। यदि 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय है, ठीक। क्षारीय। ये हो जाएगा हमारा 14 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में या निम्न को सुमेलित कीजिए। रोगों के नाम दिए गए हैं, जीवाणु के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो हैजा और 6 रोग है, निमोनिया है एंड टिटनेस है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? हैजा का हो जाएगा हमारा विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कैलोरी। फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ सकता है विब्रियो कैलोरी। और 6 रोग का होता है, टीबी का होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर। क्या होता? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर। ये आपको एक कथन दे के भी पूछ सकता है कि 6 रोग किस जीवाणु की वजह से होता है। इस प्रकार से भी। निमोनिया का क्या होता है? डिप्लोकोसो न्यूमोनी। कौन सा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टिटनेस का सभी जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, याद रखेंगे इस प्रकार। क्या होता है इसका? एक का होता था हमारा 3, 6 रोग का होता था 4। जी सर। खासी जयंतिया। इनका जो नाम पड़ा है ये जनजातियों की वजह से नाम पड़ा है। ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, एक कीपाकार सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है इन्हीं के मध्य होती है। तो गारो भी एक जनजाति है, खासी भी एक जनजाति है, जयंतिया भी एक जनजाति है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है। कुछ नाम दे देगा, ऐसा मान लो चल, मीरी दे दिया, डालमा दे दिया, गारो दे दिया, एक अन्य नाम दे दिया। तो उसमें क्या सही हो जाता है आपका? गारो। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को क्या? सूची 2 से सुमेलित करनी है। ये क्या दी गई हैं? हमारे बांध दिए गए हैं और नदी दी गई है। दुलहस्ती चिनाब नदी पर है ये, ठीक है। चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना जो है। कहाँ? कश्मीर में। और गांधी सागर, गांधी सागर किस पर है हमारा? चंबल नदी। कहाँ पर? चंबल नदी। उकाई ताप्ती नदी पर, ये सही है। तवा, तवा पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं। 1 का 2,
ए का 2, अच्छा सी और डी में है। बी का 2, बी का 1 चंबल, ये भी सही है। अच्छा तो इसका मतलब डी आंसर इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परियोजनाओं से, पैट हो या कुछ भी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इनको तो आप तैयार करके रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका क्या हो जाता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बात करता हूँ ये क्या है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य होता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायालय, या फिर जितने भी जैसे राज्य और केंद्र के मामले सारे कहाँ सुलझेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। राज्य और राज्यों का सुप्रीम कोर्ट में। जो आपने सुना होगा कि ये नदी विवाद चल रहा है तो वो सारे किस में होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय के सिवा कहीं कहीं भी सुलझते नहीं हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि संसद ने कोई बिल बनाया और बिल पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए उसको भेजा, या राष्ट्रपति ने उनसे सिफारिश मांगी कि क्या करना चाहिए इस समय, तो वो क्या कहलाता है, हमारा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अर्थात आपने उच्च न्यायालय में अपील की, फिर आपको उससे संतुष्टि नहीं हुई उसके न्याय से, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं उसके विरुद्ध। तो ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अर्थात जो निचले स्तर की न्यायपालिका है उसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता जैसे कोई राज्य का न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसने किसी अन्य राज्य या अपने क्षेत्राधिकार से अलग की तो मुहिम अपने ऊपर नहीं ली है, या किसी अन्य क्षेत्र का विवाद अपने में शामिल नहीं किया है। रिट का भी संबंध किससे है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार से। तो इस प्रकार क्या आंसर हो जाता है इसका, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में और पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी पूछ सकता है इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताना है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है और ये भी सही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मतलब इसमें क्या जाते हैं, एमएसएमई, जो एमएसएमई होते हैं हमारे माइक्रो एंड स्मॉल, जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनसे ये क्या देता है, वित्त मुहैया कराता है। तो इस प्रकार पहला भी सही है इसका और दूसरा भी सही है, तो क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। ये प्रश्न तो सभी में इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी आधिकारिक परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लाया गया? जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ जो होता है, यह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था, 2006 में। 2006 में, सॉरी स्पेशल है ना, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये किससे संबंधित होता है, हमारा अर्थव्यवस्था से। लेकिन जो एक्सक्लूसिव EEZ होता है वो किससे संबंधित होता है, हमारा समुद्र से। समुद्र किसी देश की जो महासागर में सीमा है वो कहाँ तक जाएगी, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस वजह से, ये या किसका नियम है ये, अवोगाद्रो का नियम, बॉयल का नियम, गेलोसॉक का नियम, चार्ल्स का नियम। तो ये किसका है, अवोगाद्रो, जो एवी होता है, एवी का नियम। ठीक, 9%। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? जो शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन के, लॉर्ड कर्जन की नीति, तो कब ये मनाया गया था, हमारा 16 अगस्त 1905 को।
जिस दिन सभी ने इसे क्या कहा था, यह एक त्रासदीय दिन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2010 में। इससे क्या क्या संबंधित है, किसका यह न्याय के तौर पर कार्य करेगी? तो जो हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल होते हैं या फिर पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं, उनके जितने भी मामले होंगे वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपे जाएंगे, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, पर्यावरण संबंधी स्पेशलिटी उनके अंदर होती है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी व सरदार पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी व सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। कौन थे हमारे? मौलाना आज़ाद इसके वार्ताकार थे। जो क्रिप्स मिशन बात करते हैं, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को। कौन लाए थे? क्रिप्स महोदय, ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप होता? दबाव, जड़त्व, वजन, प्रणोद। तो इसका क्या होता? जड़त्व का। जो इनर्शिया होता है उसी का जो परिमाण होता है वो क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यमान। अर्थात किसी वस्तु में जितना जड़त्व होगा उसका उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, पिच है, जो निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर, आयाम पर। तो इसका किस पर करता है? आवृत्ति पर। जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तीन होते हैं इसके मुख्य तत्व जो ध्वनि होती है, तीव्रता, आवृत्ति और आयाम, जिसे तारत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर उसको गर्म किया जाए तो उस पर क्या असर पड़ता है किसी वायु पर? तो ये क्या है? बढ़ जाती है। मतलब क्यों बढ़ जाती है? जैसे मान के चल लो ये अणु है, हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये दूर दूर जाएंगे और इसमें जो वाष्प है, वाष्प आने की जो क्षमता है वो अधिक विकसित हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है? इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? रोपड़, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। तो किससे मिला है हमारा? धौलावीरा से। याद रखेंगे इसे, इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को। क्या था यह चिपको आंदोलन? जो वृक्ष की कटाई थी उसको रोकने के लिए वृक्षों से चिपक जाते थे। क्या चिपक जाते थे? मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 1, 2, 3, 4। तो कितने भागों में विभाजित होता है? 4। 2 निलय, 2 निलय, दया निलय, बाया निलय और 2 अलिंद, बाया अलिंद, दया अलिंद, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये? 4। इस प्रकार से होती है कुछ संरचना इसकी, बंद मुट्ठी के जैसी। ये हो जाएगा, कपाट हो जाएंगे। तो ये कितने होती है? इसके चैम्बर जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 में एक बटलर कमेटी बनी थी, उसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। क्योंकि उस समय तक जो भारतीय परिस्थिति थी, मतलब भारत की जो परिस्थिति थी वो बहुत ही आक्रोशपूर्ण अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुकी थी। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? आत्मा, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म। यदि बात करते हैं बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। तो 19 का ये सही हो जाता है। जबकि कर्म, दोनों में कर्म बिल्कुल सर्वमान्य है, क्योंकि वो भी मानते हैं जैन के कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, और बौद्ध भी मोक्ष की अवधारणा है। यहाँ पर निर्वाण है तो वहाँ क्या है? वहाँ भी निर्वाण की अवधारणा, पुनर्जन्म दोनों में है।
किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके कौन थे? गुरु तेग बहादुर भी थे और गुरु अर्जुन देव भी थे। अर्जुन देव को क्या कह दिया जाता है? अर्जन देव। तो इस प्रकार इसका डी आंसर सही हो जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? ये राजगृह में है। यदि बात करूँ बौद्ध धर्म में तो उन्होंने सारनाथ। ठीक। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, वो कौन सी हैं? तो ये इसका हो जाता हमारा ध्वनि तरंगे। कौन सी? ध्वनि तरंगे। इस प्रकार चलती हैं ध्वनि तरंगे, गर्त और उभार बनाते हुए। भोपाल गैस त्रासदी में, भाई ये सीडीएस में भी पूछा गया है और एनडीए में भी पूछा गया है। इस प्रश्न को आप चाहें प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न है। बीपीएससी यूपीपीसीएस मुझे नहीं लगता कि कोई उच्च स्तरीय परीक्षा है और उसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? एक प्रश्न ये पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का त्रास हुआ था या फिर मतलब लीकेज हुई थी, वो किसके काम में आती थी? क्या बनाया जाता था वहाँ पर? तो ये कौन सी गैस थी हमारी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बनाया जाता था इससे? कीटनाशक। जो कीटनाशक होते थे कृषि संबंधी, वो बनाए जाते थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? क्या बताना हमें? सही नहीं है। इसको याद रखना, सही नहीं पूछा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, अतिक्रमण। ठीक है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। इसको आप स्पेशली याद रखेंगे, ये जो टर्म है ये पूछता है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न मतलब स्टेटमेंट, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है। कितने सदस्य होने चाहिए उस सदन के? 1/4 सदस्यों द्वारा नामित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? जो अधिकतम सदस्य की संख्या है राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में, वो कितने हैं हमारे? 500। 1 मिनट, कितने? 500 हो जाते हैं। 400, 3 प्लस के 1 कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यहीं पर है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम था उसकी स्थापना वर्ष बतानी है हमें। तो ये किया गया था 1975 में। क्या उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? ठीक है। विधि के ये समक्ष है, सक्षम नहीं है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अच्छा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। डी, इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाता है? इनमें से सभी। यदि मैं बात करूं कि भारतीयों, यहाँ पर पूछा था कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, यदि बात करूं कि भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है। ये किसे किसे प्राप्त हैं? भारतीयों को। 15 का नियोजन संबंधी अधिकार है और 16वां है जो हमारा विशेष अधिकार है उससे संबंधित है। ठीक है। 19वां स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनसे संबंधित है। तो करते नेक्स्ट प्रश्न है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? जो बैलगाड़ी चित्रकारी है वो किसकी कीर्ति है? तो ये किसकी है हमारे पास? अबुल हसन जी की। अबुल हसन की। जैसे पिब्लो पिकासो की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकारी थी, इसी प्रकार अबुल हसन की जो बैलगाड़ी चित्रकारी है अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना।
इसका क्या हो जाता है, पहला सही। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है जहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, मतलब सरकार भी भागीदारी दे अर्थव्यवस्था में, और निजी क्षेत्र भी भागीदारी दें, तो वो कैसी कहलाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और निजी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर केवल निजी, उसे ही क्या कह दिया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल निजी लोग भागीदारी करते हैं। और जैसा अमेरिका, अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और जितने भी यूरोप की कंट्री हैं और जो कम्युनिस्ट देश हैं जैसे चीन होया, रसिया होया, रसिया का तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हो चुकी है, किंतु चीन है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वहाँ जो भी करती है सरकार करती है। 29वां प्रश्न है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे। जो शाहजहाँनामा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये, इनायत खां द्वारा, याद कर सकते हैं इसे। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था। पहला स्वीकार अवध ने किया, दूसरा किसने किया था, दूसरा किसने किया था, ये किया था हमारा मैसूर राज्य। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, केशव चंद्र दत्त के द्वारा। जो ब्रह्म समाज था उससे ही अलग विवाद हो गया था बाद को, जिस वजह से इन्होंने अपनी एक नई सभा की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उसकी स्थापना की गई थी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये कौन कहलाते हैं, जो गांधी जी थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु भी ये कहलाते हैं। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नागपुर, दिल्ली, वर्धा, कोलकाता। तो इसका क्या आंसर हो जाता हमारा, वर्धा में। वर्धा में जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, वो वर्धा में पारित हुआ था। यहाँ पर एक वर्धा शिक्षा नीति भी लाई गई थी, किंतु जो राज्य सरकार थी उनसे इस्तीफा देने के कारण ये लागू नहीं
देख लेते हैं। आज कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसस। ठीक, एक कौन थे? बिम कड़फिसस। ये दो भाई थे। तो जो हमारे पश्चिमी कुषाण वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसस। ये कौन थे? एक जनजाति। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर या पाटलिपुत्र एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? शक संवत की 78 ईस्वी में। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। ये उत्तर प्रदेश और बिहार PCS में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है कि भारतीय जो पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक, जो जिनकी कीर्ति कौन सी है? चरक संहिता, वो रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहता था। बुद्ध चरित्र ने अश्वघोष ने रचना की थी बुद्ध चरित्र की। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एक वो प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो धड़ है, मतलब सिर कटा हुआ जो मूर्ति है या सिर टूटा हुआ मूर्ति है, किस शैली की मूर्ति है वो? तो मथुरा शैली की आपसे पूछ सकता है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। जो चीन से आता था प्रसिद्ध रेशम मार्ग, वो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। जो खड़ी प्रतिमा होती थी, नहीं वरना पहले क्या होता था? एक बैठी या फिर सन्यासी की मुद्रा में बनाई जाती थी। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ था? वास्तुकला का। किसका? वास्तुकला का। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।